अंडरटेकर रेसलिंग की दुनिया के वो नाम जो पिछले 3 दशकों से रेसलिंग फैंस को एंटरटेन करते आ रहे हैं। कई रेसलिंग फैंस अगर WWF WWE के फैन बने हैं तो उसकी एक स्ट्रांग वजह अंडरटेकर रहे हैं। दैट इंक्लूड्स अस ऑल्सो। कई मायनों में अंडरटेकर को WWE का कॉर्नर स्टोन माना जाता है क्योंकि अंडरटेकर WWF WWE के हर एरा को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। हुल्क होगन से लेकर रोमन रेंस तक सबके साथ रसल कर चुके हैं, इसलिए हमेशा से WWE के बैकबोन रहे हैं। और अब अंडरटेकर के रिटायरमेंट के बाद रेसलिंग विल नेवर बी द सेम अगेन, क्योंकि अंडरटेकर रेसलिंग फैंस के लिए सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक इमोशन बन चुके थे जिन्हें कभी भी हारता हुआ देखना पसंद नहीं करते रेसलिंग फैन। अंडरटेकर को कॉर्नर स्टोन बताने की एक स्ट्रांग वजह यह भी है कि वो हर एरा के टॉप सुपरस्टार को उनके प्राइम में हरा चुके हैं और उनकी हर गिमिक मानो एक सुपरस्टार की करियर की वर्थ है और वो अपनी हर गिमिक में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। अगर किसी सुपरस्टार का करियर उनकी एक गिमिक के भी बराबर हो तो वो एक सक्सेसफुल करियर माना जाएगा। सर्वाइवर सीरीज 1990 में एज ए मिस्ट्री पार्टनर द मिलियन डॉलर मैन ने अंडरटेकर को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था, जो आज तक का वन ऑफ द बेस्ट डेब्यू माना जाता है। उसी टाइम रेसलिंग के फैंस को लगा था कि आने वाले दिनों में अंडरटेकर द नेक्स्ट बिग थिंग है। अंडरटेकर ने इतिहास रचना शुरू किया था जब उन्होंने पॉल बेरर को अपना मैनेजर बनाया था। पॉल बेरर का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है अंडरटेकर के कैरेक्टर को इतना लेजेंडरी बनाने में। उन्हें WWE चैंपियन बनने में जरा भी वक्त नहीं लगा जब उन्होंने अगले साल सर्वाइवर सीरीज में हुल्क होगन को हराकर WWF चैंपियन बनते हैं। एक बहुत बड़ी बात होती है कि हुल्क होगन को उनके प्राइम में हराना, और उनकी रेसलमेनिया स्ट्रीक का सफर भी 1991 में ही शुरू हो गया था जब उन्होंने जिम्मी सुपरफ्लाई को अपने पहले रेसलमेनिया में हराया था। और उनकी लेजेंडरी स्ट्रीक कंटिन्यू रहती है अगले कई साल तक जब वो जैक द स्नेक रॉबर्ट, जायंट गोंजालेस और किंग कॉन्ग जैसे सुपरस्टार को गोल्डन एरा के रेसलमेनिया में हराते हैं। ये गिमिक ऑफिशियली ख़त्म होती है जब इन योर हाउस 14 में मैनकाइंड और अंडरटेकर की मैच होती है बरीड अलाइव। अंडरटेकर इस मैच को जीतने के बाद मैनकाइंड की पलटन अंडरटेकर को लाइव टीवी पर जिंदा गाड़ देती है। वो एक ऐतिहासिक पल था WWF में। अब समय बदल चुका था और एटीट्यूड एरा की शुरुआत हो चुकी थी और WWF के टॉप स्टार्स भी बदल चुके थे और अंडरटेकर अपना सफ़र जारी रखते हैं एक नई गिमिक के साथ। एटीट्यूड एरा को हमेशा से WWE का बेस्ट एरा माना गया है और उसमें अंडरटेकर का भी बहुत बड़ा किरदार है। अंडरटेकर की ड्रीम थी कि ब्रेट द हिटमैन हार्ट को फेस करना, और इनकी ड्रीम कम थ्रू होती है समर स्लैम 1997 में, जो एक WWE चैंपियनशिप मैच होती है जिसमें शॉन माइकल स्पेशल गेस्ट रेफरी होते हैं। और इस मैच में अंडरटेकर अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं उस एरा के नहीं बल्कि रेसलिंग के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार के खिलाफ। अनफॉर्चुनेटली ये मैच जीत नहीं पाते शॉन माइकल्स के इंटरफेयर के चलते, और यहाँ से शुरू होती है शॉन माइकल्स और द अंडरटेकर की लेजेंडरी राइवलरी। और शॉन माइकल्स और द अंडरटेकर रचते हैं इतिहास बैड ब्लड 1997 में WWF की पहली हेल इन ए सेल मैच का हिस्सा बनकर। ये मैच और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बन जाती है क्योंकि यहाँ अंडरटेकर के स्टोरी लाइन के भाई केन का डिस्ट्रक्टिव डेब्यू होता है। इस वजह से ये मैच अंडरटेकर को कॉस्ट करती है। डेव मेल्जर इस मैच को 5 स्टार की रेटिंग देते हैं और ये अंडरटेकर के करियर की फर्स्ट एंड ओनली 5 स्टार मैच है। किंग ऑफ द रिंग 1998 में अंडरटेकर की मैच होती है मैनकाइंड के खिलाफ, जहां पे कुछ दिल दहला देने वाले पल नजर आते हैं, जहां मैनकाइंड को एक बार सेल के ऊपर से फेंकते हैं और फिर अंडरटेकर मैनकाइंड को सेल के ऊपर से चॉक स्लैम लगाते हैं। ये पल देखने लायक था। और कुछ साल बाद अंडरटेकर फिर हिस्ट्री को रिपीट करते हैं जब वो रिकीशी को चॉक स्लैम लगाते हैं सेल के ऊपर से। इस गिमिक में अंडरटेकर का आतंक जारी रहता है जब वो फ्रैक्शन बनाते हैं एज, क्रिश्चियन, गैंगरल, ब्रैडशो, फारूक, विसेरा और मीडियन जैसे सुपरस्टार के साथ, जिसको दुनिया आज मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस के नाम से जानती है। और ये आज भी WWE की वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फ्रैक्शन मानी जाती है। इस फ्रैक्शन के साथ अंडरटेकर कई ऐसी चीज़ें करते हैं जो एक बड़े बड़े हील सुपरस्टार अपने पूरे करियर में नहीं कर पाते, जैसे कि बिग बॉस मैन को लाइव टीवी पे हैंग करना, स्टेफनी मैकमैन को किडनैप करके शादी करने की कोशिश करना, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का ब्रूटली मर्डर करने की कोशिश करना। और आगे अंडरटेकर इस गिमिक में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को उनके प्राइम में हराकर WWF चैंपियन बनते हैं और उनकी रेसलमेनिया स्ट्रीक कंटिन्यू रहती है केन, बिग बॉस मैन, डीजल जैसे सुपरस्टार के खिलाफ। फिर रेसलमेनिया 13 में साइको सिड को हराकर WWF चैंपियन बनते हैं।
फिर समय बीतता गया, एटीट्यूड एरा अपने पीक में पहुंच चुका था। तब अंडरटेकर को लगा कि अपने गिमिक में बदलाव की ज़रूरत है। तब 8 महीने बाहर रहकर अंडरटेकर जजमेंट डे 2000 में डार्क गिमिक से निकलकर एक धमाकेदार एंट्री करते हैं एज ए अमेरिकन बैडएस। अंडरटेकर यहाँ अलग ही अवतार में नजर आए, मानो जैसे कोई हॉलीवुड स्टार की एंट्री हो। मोटरसाइकिल, सनग्लासेस, जीन्स शर्ट, बैंडना और ब्लैक कोट के साथ ये अंडरटेकर का बिल्कुल नया रूप था। इससे पहले अंडरटेकर को दुनिया इस रूप में कभी नहीं देखी थी। एटीट्यूड एरा की ऑफिशियल एंडिंग होती है रेसलमेनिया 17 में, जहां अंडरटेकर ट्रिपल एच के साथ एक बेहतरीन मैच देते हैं और अपनी स्ट्रीक को बरकरार रखते हैं। अंडरटेकर ने इस रन को भी काफ़ी एंजॉय किया है। केन के साथ ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन में और हार्डकोर चैंपियनशिप भी जीतते हैं और रेसलमेनिया 18 में रिक फ्लेयर को उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट मैच भी देते हैं। यहाँ तक अंडरटेकर खुद एक लेजेंड बन चुके थे। फिर समय के साथ अंडरटेकर WWE के लिए अपकमिंग सुपरस्टार को तैयार करने लगे, जिसमें है जेफ हार्डी, रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर और ऐसे कई सारे। इसी के साथ हर गिमिक की तरह यहाँ पर भी हुल्क होगन को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बनते हैं। सर्वाइवर सीरीज 2003 में विंस मैकमैन के अगेंस्ट बरीड अलाइव मैच होती है, जिसमें केन के इंटरफेयर के साथ एक बार फिर लाइव टीवी पर अंडरटेकर को बरी करते हैं और इसी के साथ ऑफिशियली ये लेजेंडरी गिमिक खत्म हो जाती है। फिर समय बीतता गया, अंडरटेकर समय के साथ इवॉल्व होते गए। फिर रेसलमेनिया 20 में अपने करियर की बेस्ट शेप में रिटर्न करते हैं। इस रिटर्न को ह्यूज बनाने के लिए WWE ने काफ़ी इन्वेस्ट किया और काफ़ी एडवर्टाइज भी किया और रेसलमेनिया 20 में फाइनली अपीयर होकर अपना रिवेंज लेते हैं केन के अगेंस्ट। इस गिमिक में WWE ने अगले 10 साल तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुकिंग दी, जहाँ पर रैंडी ऑर्टन के साथ धमाकेदार फ्यूड होती है। यहाँ ऑर्टन को 2 विक्ट्रीज मिलती है अंडरटेकर के अगेंस्ट। फिर अल्टीमेटली अंडरटेकर अपना बदला लेते हैं रेसलमेनिया 21 में। फिर अंडरटेकर का दबदबा जारी रहता है। 2006 में एक र्यूमर चलता है कि मॉन्स्टर अभी इस WWE साइन करने वाले हैं। अगर वो साइन करते WWE तो उनका मैच भी रेसलमेनिया में शायद अंडरटेकर से होता, पर ये एक ड्रीम मैच ही रह गया और अंडरटेकर मार्क हेनरी को रेसलमेनिया 22 में कास्केट मैच में हराते हैं। उसके बाद अगले 6 साल अंडरटेकर के करियर के सबसे बेहतरीन साल रहे हैं हमारे ओपिनियन में। 2007 में अंडरटेकर पॉसिबली अपने करियर के बेस्ट शेप में थे और उसी साल 2007 रॉयल रंबल को जीता और रेसलमेनिया 23 में बतिस्ता को उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट मैच देकर हराते हैं और बन जाते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और अगले साल 2008 में एज के खिलाफ रेसलमेनिया 24 को हेडलाइंस करते हैं और उसी साल समर स्लैम में भी एज को हराते हैं। एज वर्सेस अंडरटेकर की फ्यूड भी WWE में वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। फिर अंडरटेकर माइकल्स के साथ अपनी फ्यूड को रिज्यूम करते हैं। फिर आती है वो आइकॉनिक मैच रेसलमेनिया 25 में, जहां HBK और अंडरटेकर एक पॉसिबली दोनों के करियर की बेस्ट मैच देते हैं और ये पर्सनली हमारी भी फेवरेट अंडरटेकर की मैच है। अगले साल 2010 में रेसलमेनिया 26 के लिए HBK फिर चैलेंज करते हैं। अंडरटेकर चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं पर एक शर्त पर, यह मैच होगी स्ट्रीक वर्सेस करियर की और यहाँ पर हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल अंडरटेकर से हार कर अपना आइकॉनिक करियर खत्म करते हैं रेसलमेनिया 26 में। फिर अगले साल स्ट्रीक दांव पे लगाकर 2011 में ट्रिपल एच के खिलाफ एक फैंटास्टिक मैच का हिस्सा बनते हैं रेसलमेनिया 27 में और इस मैच के बाद अंडरटेकर धीरे धीरे फुल टाइमर से पार्ट टाइमर की ओर बढ़ रहे थे। फिर एक साल बाद 2012 में ये दोनों फिर रेसलमेनिया 28 में आमने सामने होते हैं। एक बार फिर स्ट्रीक दांव पे होती है और मैच हेल इन ए सेल में होता है। इस बार रेफरी HBK शॉन माइकल्स होते हैं। यहाँ पर अंडरटेकर को अपनी स्ट्रीक को जारी रखना बहुत कठिन होता है और इस मैच का शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब HBK स्वीट चिन म्यूजिक मारते हैं। फिर ट्रिपल एच अपना पेडिग्री लगाते हैं। तब फैंस दिल थामे हुए थे कि अब शायद स्ट्रीक खत्म होगी, पर यहाँ गजब का किकआउट करके इस मैच को भी अपने नाम करते हैं द अंडरटेकर और ये एक परफेक्ट स्टोरी की एंडिंग होती है। एंड ऑफ एन एरा मैच के बाद जब उनका अपीयरेंस कम होने लगा और उनकी विनिंग स्ट्रीक के लास्ट विक्टिम होते हैं CM पंक रेसलमेनिया 29 में। फिर आता है रेसलिंग फैंस के लिए वो दुखद दिन 2014 में जब अंडरटेकर की लेजेंडरी स्ट्रीक ब्रॉक लेसनर के साथ हार कर ख़त्म हो जाती है। एक ऐसा मोमेंट है जो रेसलिंग फैंस शायद कभी देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो एक ऐसी स्ट्रीक थी जिसे बनाने के लिए डिकेड्स लग गए और शायद रेसलिंग के दर्शक कभी भी ऐसी स्ट्रीक देख नहीं पाएंगे और न ही अंडरटेकर जैसा कैरेक्टर।
आफ्टर द स्ट्रीक अंडरटेकर के करियर में वो टाइम आया जब वो प्रोबेबली ईयरली एक अपीयरेंस देते थे सिर्फ रेसलमेनिया में और कभी कभार सऊदी अरबिया में। ये वो समय है जहां फैंस उनको एक मैच भी हारता हुआ देखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो एक सुपरस्टार ही नहीं फैंस के लिए एक इमोशन बन चुके थे। इन सालों में अंडरटेकर ने रेसलमेनिया में ब्रे वाइट, शेन मैकमैन, रोमन रेंस, जॉन सीना जैसे सुपरस्टार के साथ रेसल किया। इन सालों में एक और डिफीट आई रोमन रेंस के अगेंस्ट। ये बिल्कुल भी वाइज डिसीजन नहीं था WWE की तरफ से, क्योंकि रेसलमेनिया हमेशा से अंडरटेकर का यार्ड रहा है और रोमन रेंस यहाँ पर ये मैच जीत कर भी फैंस की नजर में हार जाते हैं। ये डिफीट कहीं और जगह आती तो फिर भी चलता था, पर रेसलमेनिया में नहीं। पर WWE ने इसे रेसलमेनिया में बुक किया, जो कि फैंस को बिल्कुल हजम नहीं हुई। फिर आया साल 2020 जहां शायद एजे स्टाइल और अंडरटेकर की बेहतरीन इन रिंग मैच होती, पर ग्लोबल पैंडेमिक के चलते फैंस की गैर मौजूदगी में WWE ने इसे एक बोनियाड मैच बनाया। फिर भी ये एक क्रिटिकली अच्छी मैच रही और इस मैच को अंडरटेकर ने अपना आखिरी मैच होने का ऐलान किया। और हमें लगता है कि ये परफेक्ट टाइम है रिटायरमेंट का, क्योंकि आज के रोस्टर में एजे स्टाइल के अलावा किसी भी सुपरस्टार में वो बात नहीं जो अंडरटेकर को इससे बेहतर मैच दे। शायद अंडरटेकर खुद भी जानते हैं। अंडरटेकर के इस सुनहरे सफर में समय बदलता गया, लोग बदलते गए, सुपरस्टार बदलते गए, एरा बदलता गया, पर अंडरटेकर वहीं डटे रहे अपनी गिमिक्स को बदलते हुए और फैंस का मनोरंजन करते रहे। रेसलिंग फैंस हमेशा अंडरटेकर को मिस करेंगे और अंडरटेकर की लेगेसी हमेशा यादगार रहेगी।